हेलो एवरीवन, फर्स्ट मोर्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो मैंने पिछले दो वीडियो में वर्णमाला पर दो वीडियो मैंने शेयर किया था, एक में स्वर एक में व्यंजन। आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों ने दोनों वीडियोज को देखा होगा। और आज हम जो लेकर आए हुए हैं वो एमपीएसआई, एमपी शिक्षक संविदा शिक्षक वर्ग 3, एमपी जेल पुलिस, आईबीपीएस, आरआरबी, इन डिफरेंट एग्जाम्स में पूछे गए विगत कई वर्षों के प्रश्न, ठीक है, जो कि आपके लिए काफी हेल्पफुल होंगे। चूंकि सारे प्रश्न जो है कई एग्जाम में आ चुके हैं। तो देखिए क्या है कि तब तक आपकी तैयारी अधूरी मानी जाती है जब तक आप अपना मूल्यांकन न कर ले, जब तक आप प्रश्नों को सॉल्व न कर ले। तो आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा कि आप लोगों ने जो पढ़ा है आज उसका स्वयं मूल्यांकन करेंगे कि मुझसे कितना आता है, मेरी तैयारी कितनी है। तो आज हम लोग वर्णमाला पर बेस कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस करेंगे जो विगत कई वर्षों में पूछे गए हैं। तो आशा करता हूं कि आप सभी लोग घर पर होंगे, स्वस्थ होंगे और स्वस्थ रहिए भी, क्योंकि कहीं ना कहीं आप यदि स्वस्थ नहीं रहेंगे तो परिवार वालों, फैमिली वालों को भी प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए घर पे रहिए या फिर मिले जुले तो कम लोगों से, जिनको न जानते हो तो दूरी बनाकर ही रहिए तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो आइए आज हम सभी लोग वर्णमाला पर बेस कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। और जो लोग वर्णमाला की दोनों वीडियोज नहीं देखे होंगे, पहली बार हमारे चैनल को देखते होंगे, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि आप पुराने दो वीडियोज देखें। उसमें दोनों को बेहतर तरीके से डिस्क्राइब किया गया है। वर्णमाला में एक टॉपिक में आपका स्वर को मैंने डिफाइन किया है और दूसरे टॉपिक में व्यंजन को पूरा अच्छे से डिफाइन किया है। तो आप दोनों ही वीडियोज को अच्छे से देखिए। तो वर्णमाला से वादा करता हूं कि आपको कहीं से भी आने वाला क्वेश्चंस आपको मिस नहीं होगा। और कोई कैसा भी क्वेश्चन आए, मैंने जितनी चीजें दी हैं आशा करता हूं कि हर क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लेंगे। तो आइए कुछ क्वेश्चन के माध्यम से हम देखते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है चा छा जा झा उदाहरण है। चा छा जा झा उदाहरण है, ये आपका आया हुआ एमपीएसआई 2016। आप एमपीएसआई 2016 पेपर उठाएंगे तो आपको मिल जाएगा। चा छा जा झा उदाहरण है स्पर्शी व्यंजन के, स्पर्शी संघर्षी व्यंजन के, संघर्षी व्यंजन के, अंतस्थ व्यंजन के। तो मैंने जब व्यंजन पढ़ाया था तो व्यंजन में आपको बताया था, व्यंजन को मैंने 5 आधार पर पढ़ाया था। एक समान आधार पर पढ़ाया था और दूसरा पढ़ाया था प्रयत्न के आधार पर पढ़ाया था और तीसरा आपका प्राण के आधार पर, चौथा सघोष, घोष के आधार पर सघोष सघोष, और पांचवा आपका था उच्चारण के आधार पर। तो व्यंजन को मैंने 5 आधार पर पढ़ाया था। तो आप सभी लोग व्यंजन वाला वीडियो जरूर देखिए बेहतर तरीके से। तो उसमें एक चीज मैंने बताया था, सामान्य आधार पर तो 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं, सामान्य आधार पर 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं, लेकिन प्रयत्न के आधार पर ये चा छा जा झा जो होता है, ये चा छा जा झा जो होता है प्रयत्न के आधार पर आ जाता है स्पर्श संघर्षी व्यंजन में, और इया चला जाता है नासिक के वर्ण में, ठीक है। तो जो चाछा जाझा होता है वो सामान्य आधार पर तो स्पर्श संघर्षी व्यंजन होता है, ठीक है, लेकिन प्रयत्न के आधार पर होता है स्पर्शी संघर्ष व्यंजन। यदि आपके विकल्प में स्पर्शी व्यंजन दिया है, स्पर्शी संघर्ष व्यंजन दिया है या स्पर्श संघर्षी व्यंजन दिया है, तो आप टिक करेंगे स्पर्श संघर्षी व्यंजन को। आप इसको यदि टिक करेंगे तो गलत माना जाएगा, क्योंकि चाछा जाजा जो है ये स्पर्श के तो अंतर्गत आ ही रहे हैं, लेकिन इनको विशेष कैटेगरी में रखा गया है। ये स्पर्श तो है ही लेकिन संघर्ष करते हुए निकलते हैं, चा छा जा झा। तो ये स्पर्श करने के साथ साथ संघर्ष करके निकलते हैं, इसीलिए इन्हें अलग कैटेगरी में रखा गया है। स्पर्श संघर्षी व्यंजन 4 ही होते हैं, इनकी संख्या फिक्स है। आप शाखा साहा में मत जाइए, शाखा साहा वो क्या है, उस व्यंजन है, ठीक है। तो आपका इस प्रकार ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, स्पर्श संघर्षी व्यंजन। आपका जो दूसरा क्वेश्चन है वो ख खटकोड़ वर्ण है। तो ख खटकोड़ जो है आपका वो क्या है आपको बताना है। आप इसमें देखिए दंत है, मूर्धन्य है, तालव्य है, कंठ है। तो ख खटकोड़ शाखा साहा आपने पढ़ा था उष्म में, ठीक है, जो उष्मा देकर निकले, लेकिन इधर भी शामिल होते हैं तीनों सा, हा भी शामिल होता है। तो मैंने आपको पढ़ाया था स्वर वाले वीडियो में अकु विसर्जनी, इचु ऐसानम, ऋतु ऋषाणम, ऋतु लिसानम। तो ध्यान रखिए
कंठ वर्ग में आता है अ आ, क ख ग घ अंगा अह और आह, अ आ क ख ग घ अंगा ह और आह। तो 5 2 7 और 2 9। कंठ वर्ग में कितने आते हैं? 9 आते हैं। क से लेके क ख ग घ अंगा 5 हुए, आ आता है 5 2 7 हुआ, और आपका जो हुआ नेक्स्ट ह और आह। इस प्रकार हो गए 7 2 9। तो कंठ वर्ग में कुल आते हैं 9। ईचु सारम ई ई चौथे जैसे इया य और सा जो तालव्य वर्ग में आता है, मैंने बताया है पिछले वीडियो आप जरूर देखिएगा जो लोग ना देखे होंगे। तो तालव्य वर्ग में आता है ई चा जैसे इया, उसके बाद आता है य और सा। तो यहां भी कितने होते हैं आपके? 9 होते हैं। तो ए वाला सा किस में आता है? तालव्य में। ठीक है। तीसरा आपका होता है ऋटुर साड़म मूर्धन्य वर्ग। तो मूर्धन्य वर्ग में जो होता है, मूर्धन्य में आता है ट ठ ड ढ आड़ा रि ऋषि, ऋटुर साड़म रि ऋषि आता है। फिर आपका ट ठ ड ढ आड़ा आता है, ख खड़कोड़ आता है और र आता है। ठीक है। तो इसमें आपके हो जाते हैं 8 हो जाते हैं। ऋटुर साड़म रि ऋषि ट ठ ड ढ आड़ा ख खड़कोड़ और र। ख खड़कोड़ किस में आएगा? मूर्धन्य में। मैंने पढ़ाया है आपको स्वर वाले वीडियो में, जो कंठ वर्ग में आता है वो 9 आते हैं। आ क ख ग घ अंगा ह और आह। अकुह विसर्जनी फार्मूला ही है। अकुह मतलब आ क ख ग घ अंगा ह और आह, अकुह विसर्जनी। इचुएसानम ई जैसे इया य स, ऋटुर साड़म रि ऋषि ट ठ ड ढ आड़ा ख खड़कोड़ और र। तो इस प्रकार जो हमारा ख खड़कोड़ है ये मूर्धन्य में आता है। ये तीनों स को पूछा जाता है। ख खड़कोड़ ए सा। तो ए से आता है तालव्य में, ए से आता है मूर्धन्य में, और ए से आता है आपका दंत में। दंत में नहीं, अकुह विसर्जनी इचुसानम ऋटुरसालम ऋतुलसानम, हाँ, तो आता है आपका दंत वर्ग में। तो ये तीनों स क्रम से आते हैं। ये वाला सा आता है आपका तालव्य में, ख खड़कोड़ आता है मूर्धन्य में, इससे आता है आपका दंत में। ठीक है। तो ये ख खड़कोड़ जो आपका होगा ये मूर्धन्य में आएगा। ठीक है। तो आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। जिनको डाउट होगा तो आप पुराना वीडियो जाके देखिए, सारी चीजें बेहतर तरीके से आपको समझ में आएंगी। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका जो है, तालव्य वर्णों की संख्या कितनी है? तो मैंने अभी बताया तालव्य वर्णों की संख्या कुल कितनी होगी? इचुएसानम ई चाचे जैसे इया य और सा, ई चाचे जैसे इया 5 हुए, ई 5 2 7 हुआ, य और सा। तो 5 2 7 2 9। तो इचुएसानम ध्यान रखिएगा, ई चाचे जैसे इया य और सा ये किस में आते हैं? तालव्य वर्ण में आते हैं। तो कितनी तालव्य वर्णों की संख्या होगी? 9 होगी। ठीक है। तो पंछी में कितने व्यंजन वर्ण हैं? पंछी में कितने व्यंजन वर्ण हैं? ठीक है। तो छ जो है वो 2 व्यंजन से मिलकर बना है। ठीक है। छ 2 व्यंजन से मिलकर बना है। और प 1 है तो 2 1 कितने हो जाएंगे? 3। ठीक है। ये क्वेश्चन आपके एमपीएसआई 2016 में आया है, ये भी एमपीएसआई 2016 में आया है, ये भी आपके एमपीएसआई 2016 में आया है। ये आपको जो क्वेश्चन है अगला जेल पुलिस में आया है, ये भी जेल पुलिस में आया है। तो ग में ऋषि लगाने की, ग में ऋषि की मात्रा लगाने पर ग का रूप होगा, ग में ऋषि की मात्रा लगाने पर ग का रूप होगा ग्र गर ग्री ग्री। तो ऋषि में री की साउंड आती है, ऋषि में री की साउंड आती है, तो आपका जो हो जाएगा यहाँ ये ग्री हो जाएगा। आखिरी क्वेश्चन आपका है। ठीक है। मतलब स वर्ड है। ठीक है। तो स वर्ड जो है ये आपका ओष्ठ वर्ड है, दंत वर्ड है, मूर्धन्य है, तालव्य है। तो मैंने आपको बताया कि पहला वाला जो सा है वो तालव्य में आता है, दूसरा मूर्धन्य में आता है, और तीसरा ऋतुलसानम तो दंत में आता है। तो ये क्या हो जाएगा? आपका दंत हो जाएगा। ये आपका आंसर नंबर हो जाएगा बी। तो आइए कुछ और प्रश्नों के माध्यम से हम समझते हैं। ठीक है।
आइए कुछ और क्वेश्चन को देखते हैं। तो दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है ए ए का उच्चारण स्थान है। तो आप सभी को पता होगा ए और ए जो बनता है, ए बनता है आ प्लस ई से। आपको पता है अकुह विसर्जनी आ आता है कंठ वर्ग में, तो आ किस में आता है? कंठ में आता है। और ई किस में आता है? तालव्य में आता है। तो ए बना कंठ प्लस तालव्य से, जैसे क्या बोलेंगे ए दोनों ही क्या कहलाते हैं? चूंकि ए जो बनता है आ प्लस ई से बनता है, मैंने बताया आपको अकुह विसर्जनी आ गंगा ह और आहा ये आते हैं कंठ वर्ग में। इचुए सानम ई इया य और स ये आते हैं तालव्य वर्ण में। तो आ जो बना कंठ से, ई जो बना तालव्य से, तो इस प्रकार ए जो मिलकर बना हुआ है, ए कंठ और तालव्य से मिलकर बना हुआ है, तो इसे हम कह सकते हैं कंठ तालव्य। ठीक है, तो क्या किससे मिलकर बना हुआ है? कंठ तालव्य। अगला क्वेश्चन आपका है ओ आ का उच्चारण स्थान। ये आपके एमपीएसआई 2016 में आया हुआ है, ये भी आपके एमपीएसआई 2016 में आया हुआ है। ओ आ का उच्चारण स्थान मैंने आपको व्यंजन वाले वीडियो, स्वर वाले वीडियो में बहुत बेहतर तरीके से आपको समझाया हूं। आप जो लोग ना देखे होंगे तो देखिएगा। आपको पता है ओ जो बनता है, ओ जो बनता है आ प्लस ऊ से बनता है, आ प्लस ऊ से बनता है। आ आपका क्या है? कंठ है। ऊ आपका क्या है? ओष्ठ है। आपको पता है पाप ऊ पापा पापा ओष्ठ में आता है। ठीक है, अकुह विसर्जनी आ गंगा ह और आहा इचुएसानम ई इया य और स। और आपको उसके बाद होता है ऋटुरसाड़म रे ऋषि टेढ़ा टेढ़ा आड़ा र और ख खटकोण और र मूर्धन्य में आता है। नृत्युलसानम संस्कृत में रि होता है जो कि दंत वर्ग में आता है, बाकी कोई और भी स्वर नहीं आता है। तो नृत्युलसानम रि तथा देना ल और स दंत में आता है। और उपमध्यमनी ऊ पपमा ओष्ठ में आते हैं। तो ये कंठ प्लस ओष्ठ से मिलकर बना है, तो क्या हो जाएगा? कंठोष्ठ। ओ और आओ का जो उच्चारण स्थान है वो कंठ प्लस ओष्ठ से होता है। आप सभी लोग ध्यान में रखें, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन से, परीक्षा में एक बार नहीं हमेशा लगातार पूछे जाते रहते हैं। तो अगला जो आपका क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन अभी यूपी टेट 2019 में आए हुए हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका है प्लस स्वर कौन सा है? अभी दिसंबर 2019 में शायद पेपर हुआ था। तो प्लस स्वर कौन सा है? ओम। मैंने बताया था कि ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लस स्वर। ठीक है, तो जो दीर्घ स्वर होता है ह्रस्व की तुलना में दीर्घ में 2 गुना समय लगता है, और जो प्लुत होता है प्लुत में ह्रस्व की तुलना में 3 गुना समय लगता है। जैसे मैंने बोला राम, ओम। ठीक है, तो प्लुत किस प्लुत मतलब ज्यादा साउंड है। ठीक है, तो ये आपका कैंसिल है ओम, ये आपका कैंसिल है ओम, ये भी कैंसिल है, आपके हो जाएगा। ये क्वेश्चन आया हुआ है। अगला क्वेश्चन जो आपका यूपी टेट में आया हुआ है वो ये है उच्चारण की दृष्टि से कौन सा विकल्प शुद्ध है? उच्चारण की दृष्टि से कौन सा विकल्प शुद्ध है? तो पहला विकल्प है स दंत है। मैंने बताया था ए वाला से आता है, आपको मैंने बताया ए वाला से आता है तालव्य में, और ए वाला ख खटकोण वाला आता है मूर्धन्य में, और ए वाला से आता है आपका दंत में। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा। तो ए सा दंत है, बिल्कुल करेक्ट है, शुद्ध बताना है। च कंठ में है, गलत है। ख खड़कोड़ तालव्य में है, गलत है। ख खड़कोड़ चूंकि मूर्धन्य में आता है, और स आपके मूर्धन्य में है, ये गलत है चूंकि स तालव्य में आता है। सॉरी, ये आपका गलत है। तो जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो निम्नलिखित में कौन सा कथन अशुद्ध है? निम्नलिखित में से कौन से कथन अशुद्ध है? हिंदी में ज्ञा का उच्चारण परंपरा से भिन्न हो गया है,
हिंदी में ज्ञा का उच्चारण परंपरा से भिन्न हो गया है, तो बिल्कुल सही है, परंपरा से कहीं ना कहीं काफी कम उपयोग होता है। छ संयुक्त व्यंजन है, छ आपका जो है संयुक्त व्यंजन है, बिल्कुल सही है, करेक्ट है। विसर्ग कंठ वर्ण है, मैंने बताया आहा जो आता है अकुह विसर्जनी, आ क ख ग ह और आहा ये कंठ में आता है, विसर्ग कंठ वर्ण है। अगला आपका है दो महाप्राणों को उच्चारण एक साथ हो सकता है, जैसे मैंने बुलाया का के बाद बोलता हूं खा, किसी भी वर्ग का दूसरा चौथा वर्ण महाप्राण होते हैं और पहला तीसरा पांचवा अल्पप्राण होते हैं। तो दूसरा चौथा जो महाप्राण होते हैं उनमें से आप ध्यान रखिएगा, कभी भी महाप्राण तो एक साथ आते नहीं। जिससे क बोला ये अल्पप्राण है, ख महाप्राण है, ग में सुनोगे ग अल्पप्राण है, घ महाप्राण है, तो दो महाप्राणों को उच्चारण एक साथ नहीं हो सकता। तो ये आपका हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर डी। तो इस प्रकार आपके 11 क्वेश्चन हो गए। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, आगे भी कुछ क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपको जो अगला क्वेश्चन है वह वर्ड का उच्चारण स्थान है, तो वह वर्ड का जो उच्चारण स्थान आपका होगा, आप सभी को पता है वह वर्ड विशेष वर्ड है जो दांत और ओठ दोनों से बोले जाते हैं। वह को जो बोलते हैं वह दांत और ओठ दोनों की जरूरत पड़ती है, इसीलिए इसे बोलते हैं क्या, वह वर्ड जो होता है दंतोष्ठ होता है। जिनका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगाने से होता है उसे क्या कहते हैं? जिनका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगाने से होता है उसे क्या कहते हैं? जैसे मैं पढ़ता हूं ता, था, दा, धा, ना, तो जब मैंने ता था दा धा ना पढ़ा तो हमारी जो जीभ है ऊपर के दांतों को टच करती है, तो ताथा ताथा ना कौन से वर्ड कहलाता है? तो दंत वर्ड कहलाता है। ये आपका जो क्वेश्चन आया हुआ यूपी टेट 2018 में आया हुआ है, ये भी आपको यूपी टेट 2019 में आया हुआ है। अगला क्वेश्चन आपका है जो कि यूपी टेट 2018 में आया हुआ है, निम्नलिखित में से उस में व्यंजन कौन से हैं? तो पहला आपका है विकल्प सा खा सा, दूसरा आवा सा तो कैंसिल आ तो होता नहीं है, यारला अंतस्थ होता है, चाचा जो आपका स्पर्श संघर्षी होते हैं, तो उस व्यंजन शाखा सा होते हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन आपका है घोष ध्वनियों के उच्चारण में पैदा होती है। तो मैंने बताया था आपको जो घोष ध्वनियां हैं उनमें जो स्वर तंत्रियां होती हैं वो आपको झंकृत होती हैं। जो घोष ध्वनियां हैं उसमें स्वर तंत्रियां जो है आपकी वो झंकृत होती हैं। ठीक है, ऑप्शन दिया है घोष ध्वनियों में उच्चारण घोष ध्वनियों के उच्चारण में पैदा होती है संघर्ष, स्पर्श, झंकृत, इनमें से कोई नहीं। तो घोष ध्वनियों के उच्चारण में जो पैदा होती है हमारे स्वर तंत्रियों में एक झंकृत उत्पन्न होती है पूरा मिला के, ठीक, कंपन टाइप का, तो आपको हो जाएगा झंकृत। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका जो है छ वर्ण किन वर्णों के सहयोग से बना है? आप सभी को पता है क प्लस ख खड़कोड़ से बना है, तो ये आपका छ तो गलत हो गया, क अ प्लस ख खड़कोड़। देखिए आप परीक्षा में विशेष रूप से डाउट हो जाएंगे, ये भी क प्लस ख है, ये भी क प्लस ख है, तो लेकिन इसमें दोनों में हलंत है और ख में यहाँ हलंत नहीं होगा, क में जरूर होगा। ठीक है, तो आपका हो जाएगा ये आपका गलत, ये आपका गलत। अगला क्वेश्चन आपका है ड और ढ को कौन सा वर्ण कहा जाता है? ड और ढ के बारे में मैंने व्यंजन का जो वीडियो है यदि आप देखेंगे तो उसको बेहतर तरीके से मैंने डिस्क्राइब किया है। ड ढ को 9-10 नामों से जानते हैं आपको, जैसे मैंने बताया था द्विगुण व्यंजन, उच्छिद व्यंजन, उत्सिप्त व्यंजन, ताड़न जात, विकसित वर्ण, नवीन वर्ण, आधुनिक वर्ण। ठीक है, तो क्या कहलाएगा इसमें? सजाती नहीं बिजाती नहीं विकसित कहलाएगा। ठीक है, तो अगला जो आपका क्वेश्चन है हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? 50, 51, 52, 33। तो आप सभी को पता है कि वर्णों की संख्या में स्वर और व्यंजन दोनों ही शामिल हो जाते हैं। वर्णों की संख्या में स्वर और व्यंजन दोनों ही शामिल हो जाते हैं। ठीक है, तो वर्णों की संख्या में स्वर और व्यंजन दोनों शामिल हो जाते हैं। तो आपके
जो लेखन के आधार पर कुल जो आपके स्वर होते हैं वो 13 होते हैं, और जो व्यंजन होते हैं 39 होते हैं। 39 और 13 होते हैं 52 होते हैं। तो कुल आपका जो वर्णों की संख्या हो जाएगी, हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या 52 होती है। तो वह वर्ण का उच्चारण स्थान आपको समझ में आया। इन सारे प्रश्नों को आशा करता हूं कि आपने बेहतर तरीके से समझा होगा। ताइए और आगे कुछ और प्रश्नों के माध्यम से समझते हैं। तो ये अगला क्वेश्चन आपका जो है, ह्रस्व स्वर कौन से हैं, सही विकल्प का चुनाव करना है। तो ह्रस्व स्वर मैंने आपको बताया था, मूल स्वर या लघु स्वर या ह्रस्व स्वर ये सभी एक ही होते हैं। इनकी संख्या 4 होती है, अ ई उ री ऋ सी। ठीक है, तो ह्रस्व स्वर जो है इसमें क दिया है, अ प दिया है, तो आपका गलत है। अ ई उ ये भी आपका गलत है, चूंकि बड़ा हुआ है, ये भी आपका गलत है। तो अ ई उ री ऋ सी ये आपका सही है, ये भी आपका गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, कौन सा सघोष व्यंजन नहीं है। तो मैंने आपको बताया था सघोष किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा जो वर्ण होता है वो सघोष होता है। अब पहला दूसरा जो होता है वो अघोष होता है। तो किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा, तो ये भी आपका सघोष व्यंजन है, ये भी आपका सघोष व्यंजन है, ये भी आपका है, ये आपका नहीं है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये। ठीक है, जो आपको पूछा गया नहीं है तो 6 सघोष नहीं, 6 क्या है, अघोष है। ठीक है, प प्लस र प्लस आ प्लस ड़ प्लस आ। तो देखो, जब मैं किसी भी व्यंजन, कोई भी व्यंजन स्वर के बिना क्या होता है, अधूरा होता है। यदि व्यंजन से स्वर को यदि निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। जब मैंने आ को निकाल के बाहर कर दिया, आ को, तो प क्या हो गया, हलंत लग गया, तब प आधा है, और र प्लस आ, तो जब इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा प्रा, और फिर हो जाएगा ड़ में जब आ जोड़ेगा तो अड़ा कंप्लीट हो जाएगा, तो हो जाएगा प्राण। ठीक है, ये आपको पूछा गया है जेल पुलिस 2015, ये आपको पूछा गया है IBPS RRB बैंक में 2015 में। ठीक है, इस प्रकार क्वेश्चंस आते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, संयुक्त स्वर कौन सा है, संयुक्त व्यंजन और संयुक्त स्वर। तो मैंने आपको बताया था संयुक्त स्वर 4 होते हैं, ए ए ओ औ। आपको बताया गया है ए बनता है अ प्लस ई से, ए बनता है अ प्लस बड़ी से, ओ बनता है अ प्लस ऊ से, अ बनता है ये आपका अ प्लस ए से, और अ बनता है अ प्लस ओ से। ठीक है, तो आपको ये 4 संयुक्त स्वर होते हैं, ए ए ओ औ। तो क्या हो जाएगा आपका, कौन सा संयुक्त स्वर है। तो यहां थोड़ा सा मिसिंग, कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है, आप यहां कर लीजिएगा कौन सा संयुक्त स्वर, कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है। तो ए भी है संयुक्त स्वर, ओ भी है, अ भी है, तो री ऋ सी आपका संयुक्त स्वर नहीं है। ये जो आया हुआ है क्वेश्चन, ये MP पर्यटन विभाग 2013 में आया हुआ है, कोई पेपर हुआ होगा पर्यटन विभाग का। अगला जो क्वेश्चन आपका है, हिंदी में स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले अक्षर क्या कहलाते हैं। आप सभी को पता है, जो स्वर होते हैं स्वतंत्र होते हैं, और जो व्यंजन होते हैं परतंत्र होते हैं। हमारे जो व्यंजन वर्ण है वो स्वर के बिना सहायता से नहीं बोला जा सकता। यदि व्यंजन से स्वर को अलग कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। तो किसी भी व्यंजन स्वर के बिना अधूरा, जैसे का बोलते हैं आ की साउंड आ रही है, यदि का में आ अलग कर दे तो का में हलन लग जाएगा, का क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। तो जो हमारे व्यंजन होते हैं वो परतंत्र होते हैं, जो स्वर होते हैं वो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं। तो हिंदी में स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले अक्षर क्या कहलाते हैं, स्वर कहलाते हैं। व्यंजन गलत है, संयुक्त अक्षर गलत है, स्वतंत्र ध्वनि गलत, स्वतंत्र ध्वनि की कोई बात ही नहीं है। अगला जो आपका क्वेश्चन है, जिन वर्णों के उच्चारण में हवा मुंह से बिना किसी रुकावट के निकलती है, जिन वर्णों के उच्चारण में हवा मुंह से बिना किसी रुकावट के निकलती है, उन्हें कहते हैं। ये आया है आपके MP टेट ग्रेड फर्स्ट 2011, MP
शिक्षक पात्रता परीक्षा 2011 में आया हुआ है। जिन वर्णों के उच्चारण में हवा मुंह से बिना किसी रुकावट के निकलती है उन्हें क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं, स्वर कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। तो बिना रुकावट के जो निकलता है वो आपका स्वर होता है। स्वर को ऐसे बोल सकते हैं आ, बिना रुकावट, मतलब कोई रुकावट उसमें नहीं आती स्वर में। ठीक है, तो अगला जो आखिरी क्वेश्चन आपका है, भाषा की सबसे छोटी इकाई। आप सभी को पता है भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? वर्ड होती है। जैसे मैंने बोला राम, तो राम में क्या आ रहा है? आ जो है वर्ड आ रहा है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई आपकी वर्ड होती है। वर्ड के बाद क्या आता है? अक्षर आता है, सॉरी अंक आता है, अक्षर, हाँ अक्षर आता है। अक्षर के बाद आपका क्या आता है? शब्द आता है। ठीक है, उसके बाद शब्द से आपका शब्द को मिलाकर बनाते हैं उपवाक्य, फिर आपका आता है वाक्य। इस प्रकार आपके बनते हैं। तो आशा करता हूं कि आपके 25 क्वेश्चंस मैंने जो कराया ये आपके आने वाले एमपी संविदा शिक्षक वर्ग 3 के लिए, IBPS RRB के लिए, MT SI के लिए काफी हेल्पफुल होगा। चूंकि सारे क्वेश्चंस विगत कई वर्षों में आए हुए हैं, तो आप सभी लोग इस वीडियो को पूरा देखेगा। जो वर्णमाला के पुराने 2 वीडियो ना देखे होंगे, व्यंजन और स्वर, एक वीडियो है व्यंजन का, दूसरा वीडियो है स्वर का। तो जो लोग पुराना वीडियो नहीं देखे होंगे, पहली बार इस वीडियो को देखेंगे, तो इस वीडियो को देखने के पहले आप स्वर वाले और व्यंजन वाले दोनों वीडियो को देखिएगा। तो इन सारे क्वेश्चनों का जवाब ऑलरेडी आपको मिल जाएगा। तो ये भी वादा करता हूं मैं कि मैंने जो भी पढ़ाया है आपको स्वर और व्यंजन 2 वीडियो में, यदि आप दोनों वीडियो को बेहतर तरीके से पूरा अच्छे से गहन अध्ययन करते हैं तो कोई भी क्वेश्चंस कहीं से भी आए आपको मिस नहीं होगा। आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, पुराने पेपर उठा के आप सॉल्व करेंगे तो पाएंगे कि ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो पढ़ाने के बाहर से है। तो आशा करता हूं कि आप सभी लोग समझ गए होंगे और पढ़ेंगे। और जो लोग हमारे YouTube चैनल पर पहली बार देख रहे होंगे, हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अपने मित्रों तक शेयर भी कीजिए। तो इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।